गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारा है उसके अंदर मातृ कला एवं शिशु कल्याण, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रजनन स्वास्थ्य है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था ऋतुस्राव क्या है, किस प्रकार होने वाली प्रक्रिया है। आज हम पढ़ेंगे ऋतुस्राव के चरण के बारे में कि किन चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब अगर देखा जाए तो ऋतुस्राव के बारे में हमने पढ़ा था कि ऋतुस्राव महिलाओं में होने वाला एक मासिक चक्र है, जिसको ये यूँ कहा जाए कि 28 दिन के बाद में होने वाली प्रक्रिया है, जो 6 से 7 दिन तक चलती हैं। अब इस अवस्था में महिलाओं के शरीर से जो रक्त केशिकाएं हुए वो टूटकर उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं, तो उस चक्र को कहा जाता है ऋतुस्राव। अगर वो चक्र में से जो अंडाणु जो बने हुए हैं वो अंडाणु जब बाहर निकलते हैं, कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो अंडाणु के परिपक्व होने पर, जब वो परिपक्व होते हैं अंडवाहिनी में, उसी समय अगर उनका शुक्राणु से निषेचन हो जाता है तो वो गर्भ को धारण कर लेते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो वो अंडाणु 6 से 7 दिन की प्रोसेस में महिलाओं के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं कि ऋतुस्राव के चरण, सबसे पहला जो चरण है वो है प्रोलिफेरेटिव जो चरण है वो है। अब अगर देखा जाए तो ऋतुस्राव के चरण में अंडपुट्टिका का विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, यानी कि जो प्रोलिफेरेटिव चरण है इसके अंदर जो अंडपुट्टिका कही जाती है, यानी कि जो अंड का निर्माण है बहुत ही तेज गति से होता है। अंडपुट्टिका परिपक्वता की ओर बढ़ती है, यानी कि जो अंडपुट्टिका है वो जब उसका निर्माण होने लगता है तो वह बहुत ही तेजी से अपने विकास की ओर बढ़ती हैं और परिपक्वता को ग्रहण कर लेती हैं। अंडपुट्टिका का विकास जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावन के कारण होता है। जो अंडपुट्टिका है अंडपुट्टिका का जो निर्माण है, इसका जो विकास हो रहा है वो FSH हार्मोन के वजह से होता है। ये हार्मोन उसके निर्माण में और उसके परिपक्वता के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो भी अपना स्राव करता है, और ये जो हार्मोन्स हैं वो इसके आगे की प्रोसेस के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। इसीलिए प्रोलिफेरेटिव जो चरण है उसको एस्ट्रस चरण तथा पुट्टिका चरण भी कहा जाता है। प्रोलिफेरेटिव चरण का जो दूसरा नाम है वो है एस्ट्रस चरण या फिर पुट्टिका चरण, इसको और कह सकते हैं। इसके दो और नाम हैं, क्योंकि इसी चरण में जो ग्रेफियन पुट्टिका होती हैं वो परिपक्व होती हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो गर्भाशय के के जो स्तर है उस स्तर के टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है, यानी कि जब गर्भाशय में गर्भ का निर्माण होता है और गर्भाशय की जो दीवारें हैं उनकी मरम्मत, उनके पोषण का जो पूरा कार्य है वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो करता है। निषेचित डिंब हेतु अपना स्थान भी तैयार करने का कार्य यही करता है, यानी कि जब निषेचित अंड जो है या डिंब जो है जब महिला के गर्भ के अंदर रोपित होना शुरू हो जाता है तो उस समय उसको रोपण से लेकर शिशु के जन्म तक जो स्थान की आवश्यकता कहा जाए, क्योंकि जब अगर शुरुआत के समय में देखा जाए तो जो अपरिपक्व पुट्टक होता है या डिंब है वो इस स्थिति में होता है, लेकिन परिपक्वता आने पर वो थोड़ा और रूप ग्रहण कर लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, और जैसे जैसे विकास होगा उसका आकार भी बढ़ता ही जाएगा, और उसके आकार के बढ़ने की वजह से उसको गर्भाशय में एक निश्चित स्थान की आवश्यकता रहेगी, और वही स्थान गर्भाशय में बनाने का जो कार्य है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो निषेचित डिंब के लिए गर्भाशय में स्थान तैयार करता है, और निरंतर कोशिका विभाजन के कारण गर्भाशय का जो स्तर होता है वो मोटा होता जाता है, यानी कि जो गर्भाशय की जो भित्ति है वो धीरे धीरे और अधिक मोटी होती जाती है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो श्लैष्मिक ग्रंथि जो है और जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनकी वृद्धि दर बदर देखी जाए तो बढ़ती जाती हैं। जो श्लैष्मिक ग्रंथि हैं वो श्लैष्मा का स्राव निरंतर करती रहती है, और जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनकी संख्याओं में भी दिन ब दिन देखी जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है, वृद्धि करते जाते हैं।
यह जो चरण है अगर देखा जाए तो 10 से 14 दिन तक का होता है, यानी कि ये 10 से 14 दिन तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगर ऋतुस्राव के बाद अगर 5वें दिन से लेकर 20वें दिन तक यह प्रक्रिया रहती है, यानी कि महिलाओं में होने वाला जो ऋतुस्राव है उसके बाद में अगर 5वें दिन से लेकर 10 दिन के अंदर गर्भधारण की प्रक्रिया का भी अगर देखा जाए तो हो सकती है। 14वें दिन ग्रेफिन पुट्टिका जो होती है वो फट जाती हैं और अंडोत्सर्ग अथवा अंडशरण है जो वो हो जाता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि जब अंडाणु जब परिपक्व होने लगता है और परिपक्व होने पर अगर उसके जो समय ये चल रहा है 10 से 14 दिन का, अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित हो जाता है तो वो गर्भधारण हो जाता है। अगर निषेचन ना हो तो वह जो अंड है वो धीरे धीरे महिलाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 14वें दिन से शुरू हो जाती है। अंडाणु जो है वो अंडाशय से बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला जो चरण है ऋतुस्राव का वो है काल संचरक या स्त्रावन चरण, यानी कि अभी तक अंडाशय से अंडाणु बाहर आ चुका है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है अंडोत्सर्ग तथा काल संचरक जो चरण है, इस चरण में फटा हुआ ग्रेफिन पुट्टिका जो होती है वो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन का स्त्राव करती है, यानी कि जो हमारे शरीर में ग्रेफिन पुट्टिका है उसके द्वारा कार्पस ल्यूटियम जो हार्मोन है, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन है उसको बाहर की ओर स्रावित किया जाता है और इसी हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव होना शुरू हो जाता है। या यूँ कहा जाए कि जब कार्पस ल्यूटियम हार्मोन का स्राव होना शुरू होता है तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावन में भी अपना योगदान देता है, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह भी महिलाओं के शरीर में निकलना स्रावित होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्रावन से हमारे गर्भाशय का जो स्तर है उसकी जो श्लेष्मी ग्रंथियाँ हैं उनमें से श्लेष्मा का जो स्राव है बहुत अधिक होने लगता है और वो श्लेष्मा वहाँ पर भरने लगती है। या यूँ कहा जाए कि जो गर्भाशय के अंदर की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो झिल्ली उस गर्भाशय के अंदर श्लेष्मा का स्रावित करके उसको भरने का कार्य करती है। तथा रक्त वाहिनियों में भी अगर देखा जाए तो रक्त का संचार जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगता है, यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो तेजी से रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंड उत्सर्ग, यानी कि उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। अंडोत्सर्ग जो है, अंडोत्सर्ग के समय के बाद जो अंडाणु की जीवन अवधि अगर देखी जाए तो वो काफ़ी कम हो जाती है और ये कम से कम 8 से 10 घंटे तक ही केवल जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो अंडाणु अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा जब बाहर की ओर आते हैं, यानी कि अंडाशय से बाहर निकलते हैं, तो उनका जीवन सिर्फ 8 से 10 दिन का होता है। उसके पश्चात वो अपने आप ही मृत हो जाते हैं। अगर ये जो 8 से 10 दिन का जो समय है, इसी समय में जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलकर अंडवाहिनी की ओर चलते हैं, तब अगर मैथुन की प्रक्रिया हो जाए या संभोग के द्वारा पुरुष के जो हार्मोन है, पुरुष के शरीर से निकलने वाले जो शुक्राणु हैं, वो अगर स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाए और स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के बाद में उस अंडाणु से अगर मिल जाते हैं, तो मिलने की वजह से एक जो निषेचित डिंब का निर्माण होता है और वो निषेचित डिंब अगर देखा जाए तो महिला के गर्भाशय की दीवार के अंदर घूमने लगता है, या यूँ कहा जाए कि महिला के गर्भाशय के अंदर वो घूमता है और 10 से 15 दिन तक वो स्वतंत्र रूप से घूमता है। उसके पश्चात वो जो निषेचित डिंब है वो महिला के गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। महिला के गर्भाशय की दीवार से उस डिंब का जुड़ना, यही गर्भधारण की प्रक्रिया है, या यूँ कहा जाए कि महिला प्रेग्नेंट है या फिर गर्भ उसके शरीर में रोपित हो चुका है। अब जब वो डिंब
महिला के शरीर से जुड़ गया है तो जुड़ने के बाद में उसका जितना भी पोषण का कार्य है वो महिला के शरीर के माध्यम से ही होगा। यानी कि एक महिला जो भी भोजन लेगी, जो पोषण ग्रहण करेगी, उससे पोषक तत्व उस डिंब को पहुँचेंगे और उस डिंब का पोषण होगा। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो वो डिंब वृद्धि करने लगेगा और कम से कम 9 माह के समय के बाद में वो एक शिशु का रूप ग्रहण कर लेता है और एक शिशु के अगर देखा जाए तो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, यानी कि जब अंडोत्सर्गी क्रिया हुई और अंडाणु वहाँ से अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी की ओर चले और उस समय निषेचन नहीं हो पाता है, तो जो गर्भाशय की उपकला स्तर है वहाँ से रेखित धारी या गर्भाशय का जो स्तर है वो फट जाता है और वहाँ से रक्त अनिषेचित जो अंडाणु है वो और श्लेष्मा है, इनको रक्त स्राव के साथ में शरीर से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। या यूँ कहा जाए कि गर्भाशय स्तर के फटने की वजह से जो रक्त केशिकाएं हैं, श्लेष्मिक जो पदार्थ हैं और जो स्राव है, उन सभी को रक्त के माध्यम से अनिश्चित अंडाणु को भी शरीर के बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। यह अवस्था जो है वो 14 दिन की होती है और 28वें दिन मासिक स्राव हो जाता है। यानी कि जो अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो पूरे चलने में 14 दिन का समय लेती है और यह प्रक्रिया जब चलती है 14 दिन तक होती है और यह रिपीटेशन जब इसका बार बार होता है तो वो 28 दिन के अंतराल पर होता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि प्रत्येक महिला में ऋतुस्राव का जो समय है वो 28 दिन के बाद होने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक माह में दोहराई जाती है। अब जब ये प्रक्रिया चालू होती है ऋतुस्राव का, जो वो 3 से 4 दिन या 6 से 7 दिन की प्रक्रिया है, जिसको हम जब मासिक स्राव के रूप में कहते हैं। इससे अधिक दिनों तक मासिक धर्म का होना अनियमित मासिक धर्म कहलाता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी सूचक होता है। यानी कि 3 से 5 दिन नॉर्मल होने वाली एक प्रक्रिया है, अगर उससे ज़्यादा अगर समय लगता है या उससे ज़्यादा समय तक भी अगर महिलाओं के शरीर में रक्तस्राव वगैरह होता है या मासिक स्राव हो रहा है तो वो एक बीमारी को उत्पन्न करने वाला सूचक भी कहा जा सकता है, यानी कि कमजोरी को भी उत्पन्न करता है। सगर्भता की स्थिति में गर्भावस्थ जो स्तर है उसका क्षरण होने लगता है और टूट फूट तब तक नहीं होती जब तक शिशु का जन्म नहीं ले लेता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि जब एक महिला गर्भवती है तब उसके गर्भाशय की जो दीवारें हैं तब तक नहीं फटती हैं या तब तक जगह नहीं देती हैं जब तक शिशु का जन्म होने का समय नहीं आ जाता है। या यूँ कहा जाए कि जब तक शिशु का जन्म का समय नहीं आएगा तब तक गर्भाशय की दीवारें नहीं फटेगी और शिशु बाहर की ओर नहीं आएगा। यह सगर्भता के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान प्रदान करता है और साथ ही साथ ये जो प्रेगनेंसी के समय में शिशु को जो स्थान की आवश्यकता होती है गर्भाशय के अंदर, वो पूरी तरीके से उसको प्राप्त कराने में अपनी एक भूमिका निभाता है। अगर हम देखें तो जो अपरिपक्व पुट्टक है अंडाशय के अंदर, जब अपरिपक्व पुट्टक का निर्माण होता है तो वो इस रूप में होता है, जो आगे की और अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद जब परिपक्व हो जाते हैं 10 से 14 दिन का जो समय होता है वो इस तरीके से देखा जाता है। और धीरे धीरे जो देखा जाए अगर कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वो धीरे धीरे विभाजित होने लगता है और विभाजित होने की प्रक्रिया इस तरीके से चलती है और जो अंडाशय में उसका परिवर्तन निरंतर होता रहता है। साथ ही साथ जैसे ही अंडाणु के अंदर परिवर्तन आता है वैसे ही गर्भाशय की दीवारों में भी परिवर्तन देखा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि ऋतुस्राव क्या है, ऋतुस्राव के चरण क्या है, किस तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन, यानी कि मासिक धर्म के समय जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उस समय किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और गर्भ को धारण किया जाता है।
अगला जो टॉपिक है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको कह सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्त्री के जब अंडाणु है, यानी कि जब स्त्री के शरीर में अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और वे अंडाणु जब पुरुष शरीर में निर्मित होने वाले शुक्राणु के साथ में संयोग कर ले तो उस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। यानी कि स्त्री शरीर में बनने वाले अंडाणु प्लस इससे शरीर के अंदर जो अंडाणु बने उसका संयोग पुरुष शुक्राणु से होना निषेचन कहलाता है। मैथुन के दौरान अगर देखा जाए तो अंडाणु का शुक्राणु से मिलन होता है और शुक्राणु अंडाणु को विभेदित कर कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो लाखों की मात्रा में मिलियन की मात्रा में जब शुक्राणु एक बार में उत्सर्जित होते हैं वे शुक्राणु उस अंडाणु पर क्रिया करते हैं और उसको एक ना एक शुक्राणु ऐसा होता है जो विभेदित कर देता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उस अंडाणु को अगर देखा जाए तो वो शुक्राणु निषेचित कर देता है। इसी निषेचित डिंब से ही युग्मनज का निर्माण होता है और जो निषेचित डिंब का निर्माण हुआ है, या यूँ कहा जाए कि जो निषेचित अंड हमको मिला है उस अंड के द्वारा ही अगर देखा जाए तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनना यानी कि शिशु निर्माण की ओर होने वाली एक प्रक्रिया है। ये निषेचित अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। हमने कल पढ़ा था जब कि अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और वो अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो कि निकलने के बाद में अंडवाहिनी नलिका के पास में पहुंचते हैं और अंडवाहिनी नलिका में वो परिपक्वता को ग्रहण कर लेते हैं। उसी समय अगर शुक्राणु का निषेचन उनसे हो गया तो वो अंडाणु वापस वहाँ से निषेचित अंड जो है गर्भाशय के अंदर पहुँचा दिए जाते हैं और वो गर्भाशय में पहुँचने के बाद में धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाते हैं। इस क्रिया में अगर देखा जाए तो लगभग 7 दिन का समय लगता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद में ये जो निषेचित डिंब है वो गर्भाशय के भीतर अंतर स्थापित हो जाते हैं। यानी कि जो हमने कल देखा था कि इस तरीके से जो हमारा गर्भाशय बना हुआ है और ये जो अंडवाहिनियां हैं और ये अंडाशय है, अंडवाहिनी से वापस जो हमने देखा था कि यहाँ पे जो गर्भाशय है तो गर्भाशय के अंदर उस अंड को पहुंचा दिया जाता है जो कि कम से कम 10 दिन तक तो स्वतंत्र अवस्था में घूमता है, लेकिन 10 दिन के बाद में वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, या फिर इसको कहा जाए कि वो गर्भाशय की दीवार में अपनी एक जगह ग्रहण कर लेता है, जिसको गर्भधारण कहा जा सकता है, गर्भरोपण कह सकते हैं और गर्भ का ठहरना कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब महिला में अंडाणु गर्भाशय की दीवार से जुड़ गए हैं तो वो जो महिला है प्रेग्नेंट है या फिर गर्भवती उसको कहा जा सकता है। स्त्री गर्भवती हो जाती है जो 14 दिनों के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार से जुड़कर माता के अपरा से जुड़ जाता है। अब जो ये अंडाणु यहाँ पर जुड़ा है माँ के गर्भाशय से वो अपरा के माध्यम से जुड़ता है और जो अपना सारा पोषण अगर देखा जाए महिला के शरीर से वो अपरा के माध्यम से ही ग्रहण करेगा, क्योंकि जो अपरा का एक हिस्सा है वो अंडाणु से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा हिस्सा है वो महिला के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। अब जो महिला अपने पूरे दिन में जो पोषण ग्रहण करती है उसका कुछ हिस्सा जो उस अंडाणु को आवश्यक है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और अंडाणु जो है वो आगे से और परिपक्व होना शुरू हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि वो एक निश्चित आकार की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे शिशु की ओर पूरी तरीके से एक रूप ग्रहण कर लेता है। अब जो ये अंडाणु है वो अपरा से जुड़ने के बाद में भ्रूण कहलाता है और माता के रक्त से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है। यानी कि जो भी पोषण महिलाएं ग्रहण करेगी महिला के रक्त के माध्यम से अपरा में पहुंचेगा और अपरा से ही सीधा जो शिशु के पास में पहुंचेगा और शिशु उसके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेगा।
भ्रूण का कोशिका विभाजन अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में निरंतर होता रहता है, यानी कि जो अभी तक एक अंडाणु है माँ के शरीर में, जब वो अंडाणु जुड़ता है तो एक छोटी सी बिंदी के समान से उसका आकार रहता है। लेकिन जैसे जैसे माह निकलते हैं या दिन निकलते हैं वैसे वैसे देखा जाए तो ये अंडाणु धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करता है, विभेदित होता जाता है और कई तरह के अंगों का निर्माण इसमें होने लगता है। और अगर देखा जाए तो 9 माह के बाद का जो समय रहता है उस समय वो शिशु पूर्ण रूप से एक बालक कहे या बालिका का जो रूप रहता है वो ग्रहण कर लेता है, यानी कि एक संतति जो उत्पन्न होगी वो फीमेल होगी या मेल होगी, उसका पूरा रूप जो है वो 9 माह के अंदर वो शिशु महिला के शरीर से पोषण प्राप्त करके लेना शुरू करता है और अपना एक रूप को धारण कर लेता है। तथा जो जनन अंगों के द्वारा जनन मार्ग से प्रसव के दौरान बाहर आ जाता है। और अगर देखा जाए तो 9 माह के बाद का जो समय है उस समय महिला के जो जनन अंग हैं उन जनन अंगों के द्वारा उस शिशु का जन्म हो जाता है, यानी कि उस समय को प्रसव काल कहा जाता है, यानी कि डिलीवरी का समय जो कि प्रसव काल के रूप में जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रसव। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, यानी कि जब महिला के शरीर के द्वारा एक शिशु को जन्म दिया जाता है तो वो जो समय है उसको प्रसव काल के रूप में जाना जाता है। अब गर्भावस्था का समय हमने पढ़ा था कि 270 से 280 दिन का होता है। अब उन 280 दिन का जो समय है उसको गर्भकाल कहा गया और 280 दिन के बाद की जो स्थिति होती है जब एक शिशु को महिला जन्म देती है तो वो जो समय है प्रसव काल कहा जाता है। शरीर में हार्मोनों की उपस्थिति एवं उनकी जटिल क्रिया में प्रसव में सहायक सिद्ध होती है, यानी कि जो महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये सभी जो हार्मोन है अपना कार्य जब नियत रूप से करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जब ये अपना कार्य नियत रूप से करेंगे तो महिला के शरीर में प्रमुख लक्षण भी दिखाई देंगे और इन्हीं की वजह से जो प्रसव का जो समय है वो सुलभ बनता है और महिला एक शिशु को पूर्ण रूप से जन्म देने में सहायक रहते हैं। ये भ्रूण गर्भावस्था में एक पतली पारदर्शक झिल्ली के थैली के द्वारा अंदर की ओर बंद रहता है, या यूँ कहा जाए कि जो माँ का जो गर्भ का आकार है उसके अंदर जो शिशु है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से अपने पैरों, हाथों को और मुख को बिल्कुल एक साथ में जोड़े रखता है और मुट्ठी वगैरह अगर देखी जाए तो बंद रहता है। अब ये जो शिशु है वो गर्भाशय के अंदर एक थैली नुमा आकार के द्वारा बंद रहता है। इस थैली के अंदर तरल भरा रहता है जिसमें शिशु आसानी से घूम सकता है, फिर सकता है और जो भी पोषण है वो आसानी से इस तरल के माध्यम से लेता भी है और जो शिशु के शरीर में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ है वापस इसी तरल में छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ से महिला के शरीर के द्वारा बाहर निकाल भी दिए जाते हैं। अब जो ये थैली है इस थैली में अगर देखा जाए तो एक तरल भरा रहता है जिसको उल्ब तरल के नाम से जाना जाता है, जो कि शिशु को उसमें चोट लगने, धक्का लगने आदि से सुरक्षा भी करता है, साथ में शिशु के शरीर को मूवमेंट करने में आसानी से अपना योगदान देता है। भ्रूण जो है वो इसी तरल में बंद थैली में तैरता है। भ्रूण का संपूर्ण विकास जो देखा जाए वो इसी थैली के अंदर होता है। जब भ्रूण एक संपूर्ण शिशु का रूप ग्रहण कर लेता है तो प्रसव का काल आ जाता है, या यूँ कहा जाए कि 9 माह का जो समय है जब एक शिशु पूर्ण रूप से बन चुका है, जिसमें सर से लेकर पैर तक उसके पूरे अंग बन चुके होते हैं, तब वो 9 माह के समय के पश्चात माँ के गर्भाशय की दीवार के फटने की वजह से शिशु का जन्म होता है और शिशु को शरीर से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, या यूँ कहा जाए कि शिशु का जन्म हो जाता है। अब जो शिशु का जन्म हुआ है वो शिशु पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, यानी कि संपूर्ण अंगों के साथ में अगर उसका जन्म हो जाता है। भ्रूण का जो संपूर्ण अगर विकास देखा जाए तो माँ के जो गर्भाशय है उसी के अंदर होता है और जो वो अपना सारा पोषण अगर देखा जाए तो माँ के जो शरीर में अपरा है उसी के माध्यम से ग्रहण करता है। उल्व कोश तरल में अगर देखा जाए तो योनि से बाहर निकलने के लिए एक व्यवस्था रहती है। गर्भाशय की जो पेशियां हैं जब जैसे ही 9 माह का समय आता है, जब शिशु का जन्म होना
संभव होता है, तो उस समय माँ के गर्भाशय की जो पेशियाँ है वो संकुचित होती है और विमोचित होती है, यानी कि एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है, जिससे शिशु की ओर ऊपर से दबाव लगता है और दबाव लगने की वजह से शिशु थैली को फटने की वजह से माँ के जो जनन अंग हैं उनके माध्यम से शिशु का जन्म हो जाता है। और अगर ये समय देखा जाए तो माँ के लिए या गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक रहता है। उस समय महिलाओं को बहुत अधिक असहनीय पीड़ा का सहन भी करना पड़ता है। योनि से बाहर निकलने पर अगर देखा जाए तो शिशु का जो अपना पेट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर एक नाल पाई जाती है। वही नाल माँ के शरीर से जुड़ी रहती है, जिससे शिशु अपना पूरा पोषण प्राप्त कर रहा था। अब उस नाल को काटकर शिशु के शरीर से अलग कर दिया जाता है, ताकि शिशु का जो आगे का जो संबंध है माँ के शरीर से दूर हो जाता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऋतुस्राव कैसे होता है, निषेचन कैसा होता है और प्रसव काल किस प्रकार संपूर्ण होता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर